Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, again we are back with this chapter, planning and sustainable development. प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने इस चैप्टर पे 2 वीडियो की हुई है। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। आप ई पाठशाला के चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, और मेरा नाम विजय है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, चैप्टर 3। इससे पहले आपने देखा था कि जो सेट एंड प्लान्स के थ्रू डेवलपमेंट टारगेट एरिया बनाया जाता है, उनमें से हमने इस पूरी बुक के अंदर 2 चीज पे कवर करना था। एक तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, और हमने दूसरा देखना है सूखाग्रस्त क्षेत्र, से आप ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें ये जानने की जरूरत है कि सरकार ने जब हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था, तो आपकी बुक के अंदर जो केस स्टडी बताई हुई है भार मोर रीजन के बारे में, कि ये केस स्टडी कैसी थी, यहाँ पे कैसी कम्युनिटी के लोग रहते थे, गादी कम्युनिटी रहती थी, और फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम जब चला तो उसके थ्रू ये कैसे डेवलप हुए थे। तो ये तो था हिली एरिया के बारे में, लेकिन ऐसा भी एरिया बताया हुआ है जिसके बारे में अभी हमें जानना है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, तो उसके बारे में भी हमें जानना है, जिसे आप इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसकी केस स्टडी करेंगे हम जानेंगे कि सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र को ठीक करने के लिए क्या किया था। ठीक है, तो हैव अ लुक। तो आप देख सकते हैं, इसकी इमेज आपकी किताब के अंदर दिखाई हुई है ऐसे, और मैंने ये डाउनलोड करी है गूगल से, और ये इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया है। सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो पहले। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक था ये, कैनल सिस्टम में से एक था ये, और अभी तक का भी सबसे बड़ा शायद से यही कैनल सिस्टम है। अगर कोई और कैनल सिस्टम है दोस्तों तो कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा, या हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि कोई और कैनल सिस्टम है इंदिरा गांधी कैनल सिस्टम से कुछ बड़ी भी। ठीक है, शुरुआत में इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर ही है, और सबसे बड़ी क्या कहते हैं नहर तंत्रों में से एक है, जो इतने बड़े इलाके को पानी दे पा रही है, मतलब इतने बड़े एरिया को कवर कर पा रही है। इसकी शुरुआत जो थी 1948 में हो चुकी थी, और 1948 के अंदर यहाँ पे जो इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे वो कंवर सेन व्यक्ति थे। कंवर सेन, इन्हें कंवर सेन बोलते हैं दोस्तों। इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी 1948 में, लेकिन सरकार के अंडरटेकिंग में ये 31 मार्च 1958 में आया ये, और सरकार ने फिर लॉन्च कर दिया इसे, और कहा कि भाई हमें एक नहर परियोजना बनानी पड़ेगी, जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उनको हमें पानी देना पड़ेगा। तो इसीलिए पंजाब के हरिका एक इलाका है पंजाब का, वहां से ये फ्लो होती हुई आती है डैम, हरिका डैम बैरेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये बहती हुई आती है, और ये पूरे के पूरे इस पूरे इलाके को कवर करती हुई पूरी पाकिस्तान तक ये समांतर चली जाती है, और पाकिस्तान के कोने कोने के जो इलाके हैं हमारे, मतलब भारत के, वहाँ पे टच होती हुई बहती है, क्योंकि वहाँ पानी मिल नहीं पाता है, इसी वजह से ये उन इलाकों के अंदर बहती है। और अगर आप देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई लगभग 9060 किलोमीटर लंबी है, जो बहुत बड़ी है, और लगभग 19.60 लाख हेक्टेयर, जैसे आप बोलते हैं हेक्टेयर, इस इलाके को ये पानी देती है। और जहाँ जहाँ पानी पहुँच रहा है तो आपको पता है फिर एग्रीकल्चर होना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी था इन इलाकों तक पानी पहुंचाना, क्योंकि इन इलाकों के अंदर सूखा इलाका था, इसीलिए इसके 2 स्टेजेस में काम करेंगे, पहला 1960 में और दूसरा 1980 के अंदर। ठीक है, तो सरकार ने इन सभी इलाकों को कवर करा। आप देख सकते हैं मेन बड़े बड़े इलाके हैं राजस्थान के लिए, जिसमें से यहाँ पे जोधपुर, चारू, नागपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सरकार ने राजस्थान के अंदर कवर करने की कोशिश करी है। और सरकार का इस योजना के थ्रू चलाने का मेन मकसद यही था कि इस इलाके के अंदर अगर इरिगेशन हो जाएगी, सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, तो एग्रीकल्चर अपने आप ही हो जाएगा, फिर वहाँ पे पशुओं को चरने के लिए अच्छी जगह बन जाएगी, डेवलपमेंट पर कैप्चर इनकम वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, कल्टिवेटेड लैंड एरिया बढ़ जाएगा, और जब पानी आने लगेगा तो क्रॉपिंग सिस्टम भी बदलेगा, और फॉरेस्टेशन भी होगा, है ना। तो मतलब एक चीज से इतने सारे फायदे, तो इसीलिए सरकार इन चीजों को जरूर करती है और आगे भी करती रहेगी। तो इसीलिए
मेरा बस आपसे ये कहना है कि अब हमें इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे हमने 2 केस स्टडी देखी है वैसे हमें और भी केस स्टडी ना देखनी पड़ जाए, इसीलिए हम समय समय पे कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते रहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का मेन मकसद यही होता है कि सरकार ऐसा डेवलपमेंट करे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। विकास ऐसी आवश्यकता है जो सभी को चाहिए, लेकिन विकास से हम अपने आने वाली पीढ़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देंगे। मतलब यानी कि अगर राजस्थान के उन इलाकों में अगर पानी नहीं पहुंच पाता तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा कि जो एक इलाका सूखाग्रस्त होता है ना। तो इसीलिए हमें इतना ही यूज़ करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसका अच्छे से भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर पाए। और इससे फ़ायदा हमारा यही होता है कि भाई हम लोग सामाजिक, आर्थिक और जितने भी पहलू होते हैं इसके थ्रू हम कंजर्वेशन कर पाते हैं हर चीज़ का फ्यूचर के लिए, है ना। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो उसी के लिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना है तो हमें स्टेप लेने पड़ेंगे। जैसे हमें जल प्रबंध नीति बनानी पड़ेगी कि जल सफिशेंट है, पानी सफिशेंट है हमारे पास। पानी अगर सफिशेंट है तो भाई उस पानी को बचाए रखना है और उससे बहुत सारे काम होने हैं। जैसे अभी हमने ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत वहाँ पे जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा था हमने वहाँ पे पानी पहुँचाने की कोशिश करी। हमें प्रोटेक्टिव इरिगेशन करनी चाहिए, हमें सिंचाई का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना पानी की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें जो क्या कहते हैं इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स है, पैस्टोरल लैंड्स है, उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें उन सभी इलाकों को जहाँ पे पानी कम मिलता है तो वहाँ पे उन फसलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो ज़्यादा पानी लेता है ना। जैसे सफ़ेदे का पेड़ लगाना वहाँ मना है। और दूसरा, अगर वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है तो उन इलाकों को, उन नालों को, उन जहाँ से पानी जाता है उन्हें पक्का करने की ज़रूरत है। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत वहाँ पे हो रखा है ना। और साथ साथ हमें वहाँ पे वृक्ष रोपण करना चाहिए, मतलब हमें वहाँ पे पौधों को बचाने के लिए कोई स्टेप करना चाहिए। और दोस्तों, जो इलाके वाटर लॉगिंग एरियाज़ हैं उनको दोबारा बनाना चाहिए, ठीक करना चाहिए, रिकल्मेशन करना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ और भी सजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कैसे हो सकता है। ठीक है, मेरा सिर्फ मेन एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना, चाहे वो हिली एरिया प्रोग्राम के लिए हो, चाहे वो राजस्थान जैसे जहाँ पानी नहीं आता है वैसे केस स्टडी प्रोग्राम के लिए हो। बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती रहे जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। So this is it in this chapter and I hope you got so much information. What you like in this video, what you like in this chapter, must comment in comment box. So this is it in this video. तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।